नमस्कार साथियों, आप सभी हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन के साथ और मैं अभिषेक आप सभी लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं आज निर्देशन की क्लास। सामान्य प्रबंधन में निर्देशन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें क्लास 37 भी है। अगर थ्योरी की क्लास की हम बात करें दोस्तों तो यह क्लास 7वीं है। इसके पहले 36 क्लासें जो हैं वह अपलोड कर दी गई हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके दो फायदे आपको मिलने वाले हैं। पहला फायदा जो नॉर्मल है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास चालू होगी, क्योंकि पटवारी की आप लोग देख रहे हैं निरंतर क्लासें चालू हैं, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लास को देख सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों वो ये है कि 15 मार्च से जो पेपर होंगे पटवारी के, उसका एनालिसिस इस पर करवाया जाएगा। मतलब कि यदि 15 तारीख को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 को यदि आपका पेपर नहीं है यानी 15 मार्च को, तब यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे उनके माध्यम से आपके पास में रणनीति बनाने के लिए अच्छा खासा प्रश्नों का संग्रह होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और हमको तैयारी किस दिशा में करनी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। उसका फायदा ये है कि इसकी जो पीडीएफ है आपको वहीं पर प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, अपन हर बार की तरह लेट ना करते हुए इस वाले टॉपिक को चालू करते हैं। निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। इसके पहले वाली यदि हम क्लास की बात करें दोस्तों तो हमने नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग पे चर्चा की थी। लगभग में 1 घंटे की वो क्लास थी, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलिए अब अपन अपन निर्देशन पर इस पे चर्चा करते हैं। तो अपन खोलते हैं इसको। निर्देशन की सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट या डायरेक्टिंग। जो निर्देशन होता है उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हम निर्देशन पे और संप्रेषण दोनों को लेकर आए हुए हैं। निर्देशन के साथ ही संप्रेषण भी एक तरीके से चलता है। वो जो टॉपिक है आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए निर्देशन के साथ हम लास्ट में संप्रेषण को भी देखेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इस क्लास में निर्देशन और संप्रेषण दोनों ही समाप्त हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि इसका आपको सार चाहिए, सार का मेरा मतलब है 1 लाइन वाले क्वेश्चन, यानी सीधा एक प्रश्न है फिर उसका आंसर है, तो इसी निर्देशन की क्लासें आप लोग प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, जहां पर 100 प्रश्न 1 लाइन वाले होंगे, जहां निर्देशन लिखा होगा वही उसकी क्लास है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो कूर्ज और डोनेल, ये सब जो है दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको मैं हर क्लास में बोलता हूं, यहां भी बोलूंगा, दोहराऊंगा कि इनके जो कथन है या इनकी जो परिभाषा है, किनकी, जो सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण विचारक हैं, उनको आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि उनसे संबंधित 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि इनके अनुसार निर्देशन की परिभाषा क्या है, थियो हेमन निर्देशन के बारे में क्या कहते हैं, डीमोक के अनुसार क्या है, तो इनको आप लोग जरूर याद कर लें। क्लास 19 को यदि आप देखेंगे दोस्तों, कौन सी क्लास? क्लास 19 को, तो वहां पर सभी कथनों को एक तरीके से रखा गया है। क्लियर? चलिए अब अपन चालू करते हैं। कूर्ज तथा ओडोनेल बोलते हैं कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन, समझिएगा, अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन, अधीनस्थ यानी क्या होता है? अधीनस्थ, मेरे से नीचे वाले, उनके पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। मतलब पथ प्रदर्शन, उनको बताना कि क्या क्या कर रहे हैं, यही कार्य जो है वह प्रबंधकीय कार्य को हम निर्देशन कहते हैं। उनको बताना, निर्देश देना, यही निर्देशन है। थियो हेमन के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं या तकनीकें शामिल हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि संचालन कार्य मूल योजना के अनुरूप हो रहा है। पहली बात, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चारों ओर समूचा निष्पादन चक्कर लगाता है। समूचा निष्पादन चक्कर लगाता है, यह क्रियाओं का तत्व है तथा समन्वय स्वस्थ प्रबंधकीय निर्देशन का उप उत्पाद है। क्लियर? ये थियो हेमन की परिभाषा है। शब्दों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो शब्दों के रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ी हमको ये कठिन लगती है, पर याद तो हमको इसको करना ही है ना? ये थियो हेमन कहते हैं। डीमोक क्या बोल रहे हैं? डीमोक कह रहे हैं कि प्रशासन का हृदय निर्देशन कार्य, जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेशों निर्देशों को देना तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना है। ये देखिए कितनी सरल सी परिभाषा इन्होंने दी है, एकदम सरल सी परिभाषा है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि प्रशासन का हृदय निर्देशन कार्य, जिसके अंतर्गत ऐसा कार्य जिसमें वह आदेश देता है, निर्देश देता है और गतिशील नेतृत्व को प्रदान करता है। यानी कि गतिशील नेतृत्व का मतलब होता है कि नेतृत्व तो चल ही रहा है लेकिन वह गतिशील भी है, उसमें रुकावट नहीं है। किसके माध्यम से? निर्देशों के माध्यम से। ये कहना किनका है? डीमोक का। चलिए आगे चलते हैं। निर्देशन के कार्य, फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन के कार्य क्या क्या होंगे दोस्तों? उपक्रम की क्रियाओं में सबसे पहले वाले को उठाते हैं।
उपक्रम की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, जो उपक्रम की क्रियाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, व्यक्ति या समूहों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, ये निर्देशन का कार्य है। अधीनस्थों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना, उनको मतलब एक कुशल का मतलब होता है अच्छा, अच्छा नेतृत्व प्रदान करना, यानी जो मेरे अधीनस्थ हैं उनको कुशल नेतृत्व प्रदान करना ताकि उनके अंदर भी लीडरशिप बनी रहे। नियंत्रण को प्रभावी बनाना, नियंत्रण को प्रभावी बनाना दोस्तों, निर्देशन के बाद जो टॉपिक आएगा वह नियंत्रण आएगा। यदि आपके पास में कोई किताब वगैरह हो प्रबंधन की, वैसे तो सभी लोगों ने ले रखी होगी, तो नियंत्रण को आप लोग पढ़ लें ताकि आप आगे आने वाले जो टॉपिक है जब मैं उसको समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे वाला नियंत्रण ही है, तो ये क्या बोल रहे हैं, नियंत्रण को प्रभावी बनाना। प्रत्येक स्तर पर ऊपर से नीचे की ओर, इसको याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर अधीनस्थों को आदेश देना। अधीनस्थ व्यक्ति आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसका भी निरीक्षण करना निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं कि भाई आदेश दे दिया अब आदेश देकर पीछे हट गए, आदेश वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसका भी तो निरीक्षण जरूरी है। क्लियर। अब निर्देशन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसका महत्व क्या है। निर्देशन प्रबंधकीय कार्य का मुख्य अंग है, बिल्कुल है। जॉन सेमोर के अनुसार, इस वाली बात को याद रखें, जॉन सेमोर के अनुसार व्यवसाय में निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी, समझिए व्यवसाय में निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी की भांति इसका संबंध साधनों के उपयोग, विशेष प्रयत्नों को केंद्रित करने के बिंदुओं तथा व्यवसाय के आर्थिक जीवन में आने वाली समस्याओं के मध्य जीवित रहने से है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या कह रहे हैं जॉन सेमोर, व्यवसाय में निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी, जब अपन युद्ध वगैरह कहीं देखा होगा आप लोगों ने या कभी किया होगा, वैसे युद्ध तो किया नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन युद्ध में आपने देखा होगा मोर्चाबंदी एक शब्द आता है ना, मोर्चाबंदी की भांति इसका संबंध साधनों के उपयोग, विशेष प्रयत्न को केंद्रित करने के बिंदुओं तथा व्यवसाय के आर्थिक जीवन में आने वाली समस्याओं के मध्य जीवित रहने से है। क्लियर। चलिए, निर्देशन के भी तत्व हैं, उनके तत्वों को देख लेते हैं। सीधा एक प्रश्न यहां से आ सकता है दोस्तों, इसीलिए इनको बिल्कुल ना भूलें। एक होता है पर्यवेक्षण, एक होता है अभिप्रेरण, एक होता है नेतृत्व, एक होता है संप्रेषण। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें निर्देशन और संप्रेषण को अपन करेंगे। संप्रेषण इनमें से एक तरीके से थोड़ा बड़ा होता है इनकी अपेक्षा, इन तीन की अपेक्षा। ये दरअसल निर्देशन के तत्व हैं। फिर से समझिए, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, जो मोटिवेशन वगैरह आप लोग देखते होंगे ना, उसको अभिप्रेरण ही कहा जाता है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। अब देखते हैं सबसे पहले पर्यवेक्षण को। ये पर्यवेक्षण क्या है, सुपरविजन। पर्यवेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर्यवेक्षण का अर्थ एक तरीके से जांच करने का होता है। ये इसकी व्यवहारिक सी परिभाषा है। इन्होंने क्या लिखा है उसको समझते हैं। पर्यवेक्षण का अभिप्राय उस क्रिया से है जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों के कार्यों की निगरानी करता है। क्लियर। एवं उनका मार्गदर्शन करता है। निगरानी भी करेगा, मार्गदर्शन भी करेगा। जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसी को पर्यवेक्षक कहते हैं, जिसे कई नामों से जाना जाता है। याद रखिए, फोरमैन, चार्ज हेड, मुख्य लिपिक। पर्यवेक्षण से आशय कार्य निष्पादन में अधीनस्थों का प्रत्यक्ष तथा त्वरित मार्गदर्शन करने, और अधीक्षक, ओवरसीयर आदि। इनको आप लोग बिल्कुल भूले नहीं हो दोस्तों। क्या क्या उन्होंने नाम बताए हैं, क्योंकि आ सकता है इनमें से कौन पर्यवेक्षक होते हैं। तो फोरमैन आ नहीं सकते हैं, आते ही हैं। वन लाइन में मैंने इनको बहुत अच्छे से बताया है, इसीलिए बार बार कहता हूं कि उन वाली क्लासों को मत भूलें, उनको जरूर पढ़ें। फोरमैन हो गया, चार्ज हेड हो गया दोस्तों, चार्ज हेड हो गया, मुख्य लिपिक हो गया, कौन हो गया, मुख्य लिपिक हो गया। ये जो होते हैं दोस्तों, यही होते हैं पर्यवेक्षक। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अधीक्षक होंगे, अधीक्षक, अधीक्षक। चलिए, पर्यवेक्षण का भी हम महत्व देखें। इसी प्रकार चारों के महत्व आएंगे दोस्तों, है ना। पर्यवेक्षण का, फिर अभिप्रेरण का, नेतृत्व का और संप्रेषण का। जैसे मैंने आपको बताया कि संप्रेषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन तीनों पर आते हैं, ये भी आप लोग याद रखें, तीन नहीं चारों पर आते हैं, लेकिन संप्रेषण थोड़ा जटिल टाइप का है, इसीलिए मैंने इसका नाम आप लोगों के लिए पहले बताया। जटिल वटिल उसमें कुछ ऐसा है नहीं है, इसके बारे में बताया ज्यादा गया है, बस कुल मिला के ये है।
और ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम में आता है। कम्युनिकेशन, आप लोगों ने देखा होगा कई मोटिवेशन वीडियो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, कम्युनिकेशन पर बात करें, कम्युनिकेशन पर ना जाने कितनी वीडियो बनी हुई है ना। चलिए, पर्यवेक्षण का महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। आज के युग में पर्यवेक्षण का बहुत अधिक महत्व है। बिल्कुल, पर्यवेक्षक हमेशा श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहेगा, उन्हें आदेश निर्देश जारी करेगा, उनकी समस्याओं को समझता है तथा समाधान का प्रयास भी करता है। उच्च प्रबंधकों के आदेश को उन तक संप्रेषित करता है तथा निर्दिष्ट कार्यक्रम के उनसे कार्य भी करवाता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है पर्यवेक्षण का महत्व। पर्यवेक्षक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सुपरविजर, फंक्शंस ऑफ अ सुपरविजर, श्रमिकों एवं प्रबंध के मध्य सेतु का कार्य करना। बिल्कुल, देखिए श्रमिकों और प्रबंध के मध्य, जो श्रमिक हैं, मान लीजिए ये बड़ा प्रबंध है और ये बहुत सारे श्रमिक हैं, तो इनके मध्य जो पर्यवेक्षक होगा ये है पर्यवेक्षक। ये क्या कर रहा है, यहां से आदेश इसको मिले तो इसने आदेश इनको दिए, अब ये आदेश को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इसने जांच किया, फिर इसने अपने आदेश को दिया। तो एक तरीके से इनके जो श्रमिक हैं और ये जो प्रबंधक हैं, इन लोगों के बीच में एक सेतु का कार्य इसने किया। ये हमने यहीं पर सेतु बना दिया। अब देखिए चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, अधीनस्थ का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्यवेक्षक है इसके नीचे ये जितने हैं ना दोस्तों, ये सब इनके अधीनस्थ ही हैं। निष्पादन, क्या निष्पादन, कार्य अनुसूची तैयार करना। अब चूंकि जब निर्देश देगा तो कार्य अनुसूची भी तैयार करेगा, उनको एक कागज में लिख लिया या किसी में लिख लिया, इस तरीके से अनुसूची तैयार करेगा। कागज से मतलब दोस्तों सिर्फ कागज ही नहीं है, मतलब उन्होंने अपना एक लिख लिया, पूरी अनुसूची तैयार कर ली, कौन कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसको क्या करना है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, देखना कि क्या काम गलत है किससे समस्या हो सकती है, ये कार्य भी पर्यवेक्षक का है। अधीनस्थों में अनुशासन कायम रखना। दोस्तों अनुशासन का मैंने आपको मतलब बताया था। अनुशासन का मतलब होता है अनु यानी खुद में, शासन खुद में, खुद का शासन, इन सभी में शासन को बनाए रखना। कौन सा शासन, अनुशासन, ताकि ये लोग अपने काम में बिल्कुल भी लेट लतीफ ना करें, समय पर अपने काम को करें, अच्छे से करें, यही होता है अनुशासन। प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन देना, क्लियर। तो निष्पादन प्रतिवेदन, इन दोनों को जरूर आप लोग याद रखें। चलिए, आदेश निर्देश देना, आदेश निर्देश ये तो अपन ने शुरुआत में ही देखा। असंतोष का निवारण करना, असंतोष का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसको संतोष नहीं है, संतोष का मतलब कि वो एक तरीके से सहमत नहीं है, वो कह रहा है यार भैया गलत कर रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसने ऐसी बताया, तब वो उनमें संतोष को पैदा करेगा, यानी कि वो बताएगा नहीं भाई एक बार आप इसको करके तो देखिए, इससे अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से असंतोष का निवारण करता है। एक मैंने उदाहरण से बताया, फिर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, है ना। निष्पादन हेतु अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित का मतलब अभी अपन ने देखा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और अभिप्रेरित मतलब मोटिव करना, क्या करना, मोटिव करना। मोटिव को अगर ध्यान से देखे जाए तो मोटिव करना दरअसल एक मानसिक स्थिति में परिवर्तन करना होता है कि व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है वो उसका प्लस माइनस सोचे बिना अपने काम में पूरा का पूरा 100% दे दे, यही होता है मोटिवेशन। चलिए, पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में अंतर। अब निर्देशन और पर्यवेक्षण में अंतर देख लिए जाएं, समझिएगा, अब आने लगे हैं प्रश्न अच्छे अच्छे। पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में मुख्य अंतर यह है कि पर्यवेक्षक अपना कार्य, सुनिए, आदेश निर्देश देना, निष्पादन की जांच करना आदि एक सीमित क्षेत्र में यानी सीमित दायरे में संपन्न करता है। समझिए, पर्यवेक्षक की बात चल रही है, जबकि निर्देशन में यह कार्य समूचे क्षेत्र में तथा व्यापक दायरे में होता है। निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में निम्नलिखित बातों के संबंध में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल बारीक अंतर है, आप सोचेंगे यार निर्देशन भी वही है क्योंकि निर्देश वो भी दे रहा है और पर्यवेक्षण भी तो निर्देश दे रहा है, पर जो बारीक अंतर है उसको समझिए। पहला अंतर क्या है, पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक तथा अधीनस्थों में प्रत्यक्ष संपर्क रहेगा, जबकि निर्देशन कार्य बिना प्रत्यक्ष संपर्क से भी संभव हो सकता है। मान लीजिए ये है, ये पूरा प्रबंधक है या ये मेन प्रबंधक लोग हैं और यहाँ पर ये छोटे छोटे अपने श्रमिक हैं, समझिएगा, और ये यहाँ पर है पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, इन्होंने निर्देशन दिए, इनके पास में भी पहुंचे, पहुंचे, समझते जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। अब इन्होंने निर्देश दिए तो इन सबके पास पहुंचे, निर्देश पर्यवेक्षक के पास भी पहुंचा, पर्यवेक्षक ने इन निर्देशों को इनको दे दिया, क्लियर।
अब आप देखेंगे कि इन श्रमिकों का संबंध डायरेक्ट क्या प्रबंधक से है? नहीं है, उनका संबंध पर्यवेक्षक से है। तो वो यही तो यहाँ कह रहा है कि पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक तथा अधीनस्थों में प्रत्यक्ष संपर्क रहता है जब पर्यवेक्षण होगा, जबकि निर्देशन का जो कार्य होगा वो बिना प्रत्यक्ष संपर्क से भी संभव हो सकता है। प्रबंध शीर्ष तथा मध्यम स्तर पर किए जाने वाले अनेक कार्यों में तो पर्यवेक्षण एक कार्य है, जबकि पर्यवेक्षण स्तर पर यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। पर्यवेक्षण स्तर पर क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य होता है। पर्यवेक्षक श्रमिकों का अधिकारी है, जबकि निर्देशन में उच्च एवं मध्य स्तर पर कई प्रबंधन स्वयं उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ होते हैं। सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया, निर्देशन का क्षेत्र पर्यवेक्षण के क्षेत्र से अधिक व्यापक है, क्योंकि जो निर्देश दिए जाते हैं ना दोस्तों, वो एकदम बहुत ऊपर से दे दिए गए, अब उनको आपको फॉलो करना ही है। पर्यवेक्षण जो निर्देश देगा, निर्देश वो भी देता है, पर उसके कार्य अलग तरीके के हैं, वो छोटी छोटी चीजों में देगा या फिर उन्हीं निर्देशों का पालन करवाएगा जो ऊपर से आए हुए हैं। पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है। अब समझिए, यहां से पूरी चीज क्लियर हो गई, हटाओ। पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है। जो पर्यवेक्षण है वह निर्देशन, जैसे कि समझिए ये हैं प्रबंधक, उच्च प्रबंधक हैं, इन्होंने निर्देशन दिए या निर्देश दिए, निर्देशन की क्रिया हो गई, किनको दिए? ये जो अधीनस्थ हैं दिए। इन्होंने किससे कहा? पर्यवेक्षण से, कि भैया देखो ये लोग, पर्यवेक्षक से कहा कि ये लोग देखो इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब इनका संबंध तो इन लोगों से कट गया, लेकिन ये लोग मानेंगे तो है ही। मान लो पर्यवेक्षक इस पे ध्यान देता, इस पे ध्यान देता, इस पे ध्यान नहीं दे पाता, तो क्या ये नियम को मानेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल मानेगा। तो एक तरीके से निर्देशन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, और निर्देशन के अंतर्गत ही पर्यवेक्षण उसका एक तत्व होता है, क्योंकि निर्देशन में पर्यवेक्षण के अलावा अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेरण का कार्य भी किया जाता है, इसीलिए यह इसका एक तत्व है। यानी कि पर्यवेक्षक ये कर रहा है, अभिप्रेरण भी होगी, निर्देशन में नेतृत्व भी होगा और संप्रेषण भी होगा। उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। आया हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, देखते हैं इसको। इसको आप लोग बहुत देखते हो, अवध ओझा सर के कितने आप लोगों ने मोटिवेशन वीडियो देखे होंगे ना। चलिए, अभिप्रेरण का अर्थ। अभिप्रेरण प्रबंध के मानवीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? मानवीय पहलू का। सबसे पहली लाइन तो यही है। इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से कर्मचारी उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त तथा प्रेरित होते हैं। अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक इच्छा को जागृत करता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, छोटा सा समझिए, तथा सुप्त ऊर्जा को प्रकट कर देता है। मोटिवेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जागृत करना। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की क्रिया अभिप्रेरण कहलाती है। यानी आपके अंदर की जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसी को जागृत करना ही मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन पे तो दोस्तों मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि जो मोटिवेशन होता है ना, वो कभी भी किसी को देखकर उतना नहीं आता जितना खुद से आता है ना। यानी हमारी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो सामने वाले को देखकर जगती तो है, पर वो जगती है 3 से 4 दिन के लिए। बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, 3 से 4 दिन के लिए। बहुत अच्छा दिमाग होगा तो शायद 15 दिन के लिए, और ज़्यादा हो तो 30 दिन के लिए। लेकिन जो मोटिवेशन खुद से आता है, जो मोटिवेशन खुद से आता है, जो आपने या तो गलती करके सीखा है, या धोखा खा के सीखा है, समझिएगा, गलती करके सीखा है, धोखा खा के सीखा है, जीवन में परेशान होकर सीखा है, वो मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो जीवन आपको खुद देगा। आपका जीवन खुद ही एक मोटिवेशन है। आप देखिए, अगर यदि आप परेशान हैं, आप जॉब के लिए परेशान हैं, या आप किसी कार्य के लिए परेशान हैं, आप लग रहे हैं, तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या है कि आपको ज़रूरत भी है और आप लगे हुए भी हैं। अब इसी लगे होने में यदि आप अपना 100% नहीं देते हैं, तो फिर वो मोटिवेशन किस काम का? समझ रहे हैं ना। आप जैसे मान लीजिए अभी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपनी पूरी जी जान नहीं लगाई, है ना, आपने अपना पूरी जी जान नहीं लगाया, आपने पूरा मन इसमें नहीं लगाया, तो फिर क्या मतलब। और बहुत सारे ऐसे होंगे दोस्तों कि जिस समय आप लोग सो रहे होंगे उस समय वो पढ़ भी रहे होंगे, जिस समय आप घूमने जा रहे होंगे उस समय भी वो पढ़ रहे होंगे। समझिए इस चीज़ को, फिर वही बंदे होंगे जो सिलेक्शन ले जाएंगे। मुझे वो दोनों लोग सुन रहे हैं दोस्तों, जो आराम से सो भी रहे हैं और जो आराम से पढ़ भी रहे हैं। समझिए, जो खुद से मोटिवेशन आता है वो कहीं से नहीं आता। तो ये मैंने मोटिवेशन की आप लोगों को एक परिभाषा
बता दी, अपने विचार थे मोटिवेशन पे जो मैंने दे दिए। अब आपको मोटिवेशन थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन इसको समझते हैं जो यहाँ पर किताबी तौर पर लिखा गया है कि अभिप्रेरणा संबंध के मानवीय पहलू से है। इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से कर्मचारी उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त और प्रेरित होता है। उत्तम कार्य है ही आपका सिलेक्शन लेना। अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक इच्छा को जागृत करता है। अभी आपकी आंतरिक इच्छा एकदम जागृत हो जाए, प्रबल हो जाए कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, इतने कम दिन बचे हैं, चाहे कुछ हो जाए मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा, मुझे क्या क्या करना है बस ये मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा। आप लगा दीजिए, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और बता दूं आपको, ये सत्य है पर कड़वा है, कोई आपका सिलेक्शन करवा भी नहीं सकता। जितने भी कोचिंग वाले आपसे कह रहे हों, चाहे कोई भी हो, है ना, बात कड़वी है लेकिन ये सत्य है कि आपका सिलेक्शन आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता, भगवान भी नहीं करा सकते। भगवान के भरोसे तो बैठ ही मत जाना, क्योंकि वो स्वयं आपके भरोसे बैठा हुआ है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आपका कुछ होगा नहीं। तो ये खुद से ही होगा, खुद से ही करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी करें, कैसे भी करें, साम दाम दंड भेद, है ना, ये आपकी एक जंग है, कहते नहीं है स्कोर जंग में सब जायज है। कैसे भी करें वहां पर नंबर गेन करें, बस वहां पर आपको नंबर लाने हैं, आपको वहां पर नंबर लाने हैं। देखिए, मोटिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा जागृत करना। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की क्रिया ही अभिप्रेरण कहलाती है। तो हमने यहाँ समझ लिया कि इच्छा शक्ति का पूरा खेल है अभिप्रेरण से। चलिए, अभिप्रेरण की विशेषताएं, लक्षण और प्रकृति उनकी। मौद्रिक तथा अमौद्रिक पद्धतियां। अब समझिए अभिप्रेरण कहाँ कहाँ कैसे क्या मिलेगा। जब आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, व्यवसायिक रूप से या कहीं पर कार्य कर रहे हैं उनमें, तो अभी इन्होंने मौद्रिक तथा अमौद्रिक पद्धतियां दी। अभिप्रेरण मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। मौद्रिक अभिप्रेरण से कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरण से उसकी मनोदशा में परिवर्तन किया जाता है। मौद्रिक का मतलब है मुद्रा देकर, मुद्रा यानी धन, पैसा, लालच, ऐसी कोई चीजें देंगे जिससे वो अभिप्रेरित होगा, उसको लगेगा कि हाँ यार अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काम तो करना चाहिए। ये हो गया मौद्रिक अभिप्रेरण। एक होगा अमौद्रिक अभिप्रेरण। उसका मतलब आपकी मनोदशा से आपके मन को इस तरीके से बदल दिया जाएगा कि आप अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ये वही कार्य है जो कि अभी मैंने आपके साथ में यहाँ पर किया। ये जो मैंने आपको मोटिवेशन पूरा बताया, ये वही कार्य है। कौन सा? अमौद्रिक अभिप्रेरण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। केवल मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल ये उसकी विशेषताएं हैं। मानव को ही अभिप्रेरित, क्या कोई जानवर को कर पाएंगे क्या? अब उसके अंदर मनोदशा ही नहीं है, वो कहाँ प्रेरित होगा? उसको बोल दो, आपके पास में डॉग हो, उसको बोल दो भाई तुझे इससे आगे निकलना है, निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो वही काम करेगा जो उसकी प्रकृति है। अभिप्रेरण व्यक्ति के भीतर से आता है, ये भी याद रखिएगा। अभिप्रेरण एक आंतरिक प्रभाव है, बाह्य प्रभाव नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक है तथा इसे व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव होता है। याद रखिएगा, मानसिकता बदल जाती है, क्योंकि यदि आपकी मानसिकता बदल गई, आपकी मन की स्थिति बदल गई, विपरीत परिस्थितियां भी होंगी दोस्तों, तो आप जीत जाएंगे। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, आप सभी को पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो आप जीत जाएंगे। उदाहरण के लिए मानिए आप अभी पटवारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके सामने बहुत समस्याएं आएंगी, मैं बता रहा हूं ना। और समस्याएं क्या क्या आएंगी? आपको नींद आएगी, आएगी, आपको नींद परेशान करेगी। पढ़ते पढ़ते में हो सकता है आपके पास में वो किताब नहीं हो जिस किताब को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपसे वो किताब थोड़ी दूर पर हो, तो आपका मन कहेगा अरे छोड़ो यार इसको मत उठाओ, कल देखेंगे। लेकिन फिर भी आप उसको उठाकर पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है आप सो भी जाएं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं दोस्तों दिन भर आएंगी। जब आप पढ़ने बैठेंगे, हो सकता है आपकी मम्मी आपको बोल दें कि भैया जाओ यहाँ से सब्जी ले आओ, है ना, तब आपका दिमाग खराब होगा भयंकर। अरे यार मैं पढ़ रहा था और मेरे लिए इस काम के लिए भेज दिया। फिर भी आपको काम करने जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट लगते हैं सब्जी लेने में, घर पे आएंगे 15 मिनट एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, 15 नहीं 20 मिनट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे करते जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब सबसे बेस्ट कार्य हो रहा है, सही मोटिवेशन मेरे अंदर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि यह मनोवैज्ञानिक है और इससे व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव होता है। क्लियर? अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है, मनोबल से भिन्न है। अब इसको समझिए, अभिप्रेरण तथा मनोबल दोनों में अंतर है। अभिप्रेरण एक साधन है, जबकि मनोबल एक साध्य है। अभिप्रेरण कार्य के प्रति प्रेरित करने की क्रिया है, जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा। समझिए अभिप्रेरण, इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, समझिए। अपन मान लीजिए यहां लगते हैं अभिप्रेरण को, ये रख दिया हमने अभिप्रेरण, ठीक है, और ये रख दिया अपन ने मनोबल, मनोबल।
अब समझिए, अभिप्रेरण मनोबल दोनों अलग हैं। कैसे? अभिप्रेरण अभिप्रेरण कार्य के प्रति प्रेरित करने की क्रिया। ये दरअसल अभिप्रेरण क्या है? एक क्रिया है। प्रेरित करने की क्रिया यानी कि या तो यह अंदर से आएगी, ये मान लीजिए आपका मन है, ये या तो आपके अंदर से आएगी या फिर ये बाहर से आ सकती है। क्लियर? जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा है, ये जो मनोबल है ये ऑलरेडी आपके पास में है, ये अंदर से ही आएगी, ये अंदर आपके रहती ही है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अभिप्रेरण के उद्देश्य। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। अभिप्रेरणा का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल को उच्च रखना होता है। बिल्कुल, जब मनोबल उच्च रहेगा। मधुर संबंधों का विकास। मनोबल, मनोबल क्या है दोस्तों? मान लीजिए आपका पटवारी का पेपर नहीं निकला, मन से टूट गए, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे कुछ नहीं हो सकता भाई? जो तैयारी कर रखी है वो आगामी परीक्षाओं में काम आएगी। बनारक्षक आने वाली हैं, जेल प्रहरी आने वाली है, एमपीएसआई आने वाली है, इसके अलावा ना जाने जीवन में कितने सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो यही है मनोबल, टूटना नहीं चाहिए। क्लियर? मधुर संबंधों का विकास। नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच एवं श्रमिकों व श्रमिकों के बीच मधुर संबंधों का विकास अभिप्रेरण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य होता है। बिल्कुल, दोनों में संघर्ष नहीं हो, सामंजस्य हो, इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों का सहयोग, कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना अभिप्रेरण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। वह अपने नियोक्ताओं को अपना सहयोगी समझता है। कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करना। अभिप्रेरण से कर्मचारियों के उत्साह, लगन, पहल और रुचि में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अभिप्रेरण यदि मिल जाता है, मौद्रिक मिल गया भैया, मौद्रिक का मतलब इंसेंटिव इंसेंटिव दे दिए गए, आदमी खुश हो जाता है, अरे यार चलो भैया पैसा मिल रहा है, काम तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अमौद्रिक माने दिमागी वाला मिल गया, मनोदशा वाला, मनोदशा चेंज हो गई, तो भी आदमी उत्साह, लगन में उनमें वृद्धि हो जाती है। अभिप्रेरण का महत्व, बहुत महत्व है दोस्तों। प्रत्येक संस्थान में कर्मचारी की कार्य क्षमता में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। अभिप्रेरण के द्वारा कार्य क्षमता में सुधार भी लाया जा सकता है। प्रबंधक के द्वारा नियुक्त कर्मचारी कितने ही योग्य व कुशल हों, लेकिन जब तक उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जाता, तब तक उनकी योग्यता व कुशलता का पूर्णतः लाभ संस्थान को नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरे, अब यहां समझिए, उत्पादन में वृद्धि होगी। कैसे होगी? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अभिप्रेरण से कर्मचारियों में, जो कर्मचारी हैं उनमें लगन और निष्ठा पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा होगी, अतः न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का उत्पादन होता है। साथ ही उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है। मान लीजिए आप कोई फाइनेंस कंपनी में है, अब फाइनेंस कंपनी में आपके बॉस आपके लिए बड़ा अभिप्रेरण कर रहे हैं, यानी कि मोटिव अच्छा करते हैं, अरे यार तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो यहाँ से पूरा कलेक्शन ले आ सकते हो। अब वो गए भैया, तो उन्होंने पूरा कलेक्शन ले आए। अब होता क्या है, वो चीज़ें दूर दूर पर थी, पर उस व्यक्ति ने इतने अच्छे से कार्य किया कि जो कलेक्शन उनको लेना था, यानी जो फाइनेंस का पैसा लेना था, उनको स्वयं ना जाना पड़ा, और वो जो देने वाले थे पैसा, वो स्वयं आकर उनकी जो ऑफिस है वहाँ पर आकर देते चले गए। ये उन्होंने कैसे जमाया? वो लड़कों ने अपने मन से जमाया। अब जब लड़कों ने इतना बढ़िया सिस्टम जमाया कि जाना भी नहीं पड़ा, पेट्रोल भी नहीं लगा, साधन भी नहीं लगा, और उनका कलेक्शन भी आ गया। तो यही होता है उत्पादन में वृद्धि, यानी न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का उत्पादन। ये मैंने एक आपको बताया फाइनेंस के तौर पर, अगर ऐसा ही सभी संगठनों में भी होता है। क्लियर? आदर्श मानवीय संबंधों का विकास। आदर्श मानवीय संबंधों का विकास। अभिप्रेरण से मानव को संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः वह लगन तथा निष्ठा से कार्य करता है। इससे श्रम व पूंजी के बीच बेहतर संबंध विकसित होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरण से सभी कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। निर्दिष्ट समय में लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी जो समय दिया गया है उसी समय लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अभिप्रेरण के फलस्वरूप कर्मचारियों में काम करने की इच्छा जागृत होती है, अतः वे निर्धारित समय में अच्छा कार्य करते हैं। फलस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी नहीं होती। यदि कर्मचारी कार्य करने की इच्छा जागृत नहीं होती, तो कच्चा माल, मशीन तथा अन्य सुविधाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर नहीं हो सकती है। क्लियर? चलिए, अभिप्रेरण की तकनीकें या विधियां। मानवीय व्यवहार के द्वारा अभिप्रेरण। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार करें। कर्मचारी स्तर में कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह आपसे अच्छे व्यवहार की कामना अवश्य करता है। इससे उसे संतुष्टि मिलती है तथा अपने कार्य के प्रति निष्ठा, लगन एवं गौरव का अनुभव प्राप्त होता है। मानवीय व्यवहार के द्वारा अभिप्रेरण, बाय ह्यूमन बिहेवियर।
समझते हैं इसको। प्रबंधकों को चाहिए, जो बड़े हैं या जो प्रबंधक हैं, जो मुख्य हैं, उनको चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार करें। ये हर व्यक्ति की होती है। कर्मचारी स्तर में कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह आपसे अच्छे व्यवहार की कामना अवश्य करता है। देखिए दोस्तों, जब भी कहीं पर कार्य किया जाता है, मान लीजिए आप बहुत बड़े हैं, अच्छे पद पर हैं, और यदि आपका व्यवहार आपसे छोटे वालों के प्रति अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के बीच में जो संबंध होंगे वह अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है दबाव के चक्कर में वह उन कार्यों को कर दे, लेकिन फिर भी आप लोगों के संबंध अच्छे ना होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में सम्मान की चाहत रखता है। आप किसी व्यक्ति को ले आए, उसको अपने घर पर अच्छे से 52 प्रकार का भोजन खिला दें, सॉरी 56 प्रकार का भोजन करा दें, अच्छे से उन्होंने खाना खाया, सब कुछ किया, सब कुछ कर लेने के बाद जब जाने की बारी आई, तो आप उनसे एक शब्द बोल दें कि बढ़िया, मज़ा आ गया खाने में, कहीं हाँ खा ले भाई, तेरे बाप ने भी नहीं खाया होगा। यदि ऐसे शब्द आपने उससे कह दिए तो वो जीवन में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, हर व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है। खास तौर पर जब आप कहीं पर कार्य कर रहे होते हैं तो आप भी ये चाहेंगे, आप भी खुद अपने ऊपर लेकर देखिए, आप यदि कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो आप यही सोचेंगे कि यार मुझसे जो ऊंचा ऊंचा वाला है वो मुझसे व्यवहार अच्छे से करे। कुशल नेतृत्व तथा अभिप्रेरण। कुशल नेतृत्व कर्मचारियों का विश्वास एवं प्रेम जीतता है। प्रबंधक अपने अधीनस्थों की कठिनाइयों को सुनते हैं तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इससे अधीनस्थ अभिप्रेरित होते हैं और पूरी लगन, निष्ठा तथा परिश्रम से कार्य के लिए प्रोत्साहित होते हैं। लक्ष्यों के द्वारा अभिप्रेरण। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को उपक्रम के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्य के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करें और यह स्पष्ट कर दें कि उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति होने पर ही उनके स्वयं के लक्ष्य की पूर्ति संभव है। उपक्रम तथा कर्मचारी के लक्ष्य दोनों पृथक न होकर एक ही हैं। ऐसा होने पर कर्मचारी गण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित ही प्रेरित होंगे। यानी कि ये बता दिया जाए कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, यानी जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, वो दरअसल उपक्रम का ही उद्देश्य है, उनके व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, ना ही यह तुम्हारा अपना खुद का उद्देश्य है। हम सभी उपक्रम के उद्देश्य के लिए यही कार्य करते हैं। यदि ऐसी सोच इन कर्मचारियों की हो जाती है, तब निश्चित तौर पर उद्देश्य प्राप्त होते हैं। सहभागिता के द्वारा अभिप्रेरण। किसी उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों से संयुक्त परामर्श करके, उनके साथ बैठकर विचार आदान प्रदान करके, उनके निर्णय लेने में सम्मिलित करके तथा प्रबंध में सहभागिता देकर कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई ग्रुप है, एक नहीं 2-4 ग्रुप हैं आपके संगठन में, उनमें आप लोगों ने देखा कि उनके विचार कुछ अलग अलग टाइप के हैं, और सभी लोगों को साथ में बिठाकर आप लोगों ने विचार विमर्श किया। जो विचार सर्वमान्य हुआ, आपने उसको मान लिया, कुछ थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके, तो निश्चित तौर पर जो आपके नीचे वाले व्यक्ति हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जो हमारे प्रबंधक हैं या हमारे जो ऊपर वाले अधिकारी हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं और उन्होंने एक अच्छा काम किया, वो लोग प्रेरित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो यही है सहभागिता के द्वारा अभिप्रेरण। अब देखते हैं मौद्रिक प्रेरणाएं, ये क्या होती हैं। मौद्रिक प्रेरणाएं, इनसे प्रश्न दोस्तों इस तरीके से आता है, सीधे ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर पहले लिख दें कि इनमें से कौन मौद्रिक प्रेरणाएं हैं। तो हमें उसके पहले मौद्रिक मौद्रिक प्रेरणाओं को समझ लेना जरूरी है। समझते हैं। इनको हम वित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं, मौद्रिक मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणाएं। देखिए, है ना, जो कर्मचारी को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं, जैसे मजदूरी हो गया, प्रीमियम हो गया, बोनस हो गया, रियायती दर हो गए, खाद्यान्न की पूर्ति हो गई, पुरस्कार हो गया, विनियोग पर इत्यादि। मार्शल के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रेरणा वेतन या मजदूरी है। वो कहते हैं वेतन या मजदूरी, भाई यही तो है, यह कार्य का भौतिक सम्मान है। बिल्कुल, मौद्रिक प्रेरणाएं कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि। ये आवश्यकताएं कर्मचारी अपनी इच्छानुसार पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। समझिए लास्ट की लाइन क्या कह रही है, ये आवश्यकताएं कर्मचारी अपनी इच्छानुसार पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। किसी भी संगठन में आप देख लें, व्यक्ति यदि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य, और उसको यदि पैसा नहीं मिलता उचित, या बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो क्या वो कार्य करेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद उसका मन खट्टाने लगेगा, भैया अब जितना पैसा मिल रहा है उसी के हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन यदि पैसा बढ़ जाता है, जहां उसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा पैसा मिला, तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। यही है मौद्रिक प्रेरणाएं।
ज़्यादा पैसे मिलने से दोस्तों उनके रहन सहन, सम्मान, एक तरीके से भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, क्योंकि भाई सभी लोग देखा जाए तो अपने अपने परिवारों को पाल रहे हैं, सभी को पैसे की आवश्यकता है ना। सभी को अच्छे घर की या एक अच्छे रहन सहन की आवश्यकता है, तो सभी लोग ये चीज़ चाहते हैं, और यदि उनको ये चीज़ उनके हिसाब से मिलने लगी तो निश्चित तौर पर काम अच्छा करने लगेंगे। मौद्रिक प्रेरणाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन पे जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। अनुचित कटौती नहीं करना, श्रमिकों के वेतन में से अनुचित कटौती नहीं करना चाहिए। जिन उपक्रमों में श्रमिकों को पूर्णतः वेतन प्राप्त होता है, वहां श्रमिकों की कार्य क्षमता उन उपक्रमों के श्रमिकों की कार्य क्षमता से अधिक होती है जहां वेतन में से अनुचित कटौतियां कर ली जाती हैं। ये हाँ, ये एक माइनस पॉइंट होता है। बहुत सारी जगह पर उनके वेतनों में से अनुचित जो कटौतियां हैं वो कर ली जाती हैं, ये नहीं होना चाहिए। अधिक समय वेतन, यदि किसी श्रमिक या कर्मचारी से निर्धारित घंटों से अधिक घंटों में कार्य लिया जाता है तो उन्हें अधिक समय का वेतन सामान्य वेतन के अलावा दिया जाना चाहिए। ऐसा अतिरिक्त वेतन मिलने से वे लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत सारी जगह पर दोस्तों, खासतौर पर प्राइवेट कंपनियों में हम लोगों ने देखा है कि वहां पर अपने अनुसार काम होता है कि हमारे लक्ष्य को पूरा करना है, तो जो नीचे वाले श्रमिक होते हैं या नीचे वाले कर्मचारी होते हैं उनको दिन रात काम दिया जाता है, पर उनकी सैलरी जो है वह उतनी ही रहती है। तो धीरे धीरे वो डिमोटिवेटिव हो जाते हैं और अपने कार्य को अच्छे से नहीं करते। फिर वो क्या करेंगे, अपने ही बॉस को एक तरीके से गोटी देने लगे। गोटी देने का मेरा मतलब है दोस्तों, उनको बेवकूफ़ बनाने लगेंगे। बोल देंगे कि हाँ भैया, हम गए थे ग्राउंड लेवल पे जैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया हाँ सर मैं यहाँ पे गया था और मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को कस्टमर वहाँ पर मिला नहीं। यानी गए भी, समय भी गया, काम भी नहीं हो पाया। तो ये होता है, इसलिए वो जितना काम कर रहे हैं यदि उनका पैसा मिलता है तो वो और अच्छा काम करेंगे। ऋण सुविधा प्रदान करना, नियोक्ताओं के द्वारा अपने कर्मचारी या श्रमिकों को उसकी जरूरत के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए ऋण भी न्यूनतम ब्याज पर या शून्य ब्याज पर दिए जाते हैं। जैसे वाहन खरीदने के लिए ऋण, मकान बनाने या खरीदने के लिए ऋण, मकान की मरम्मत के लिए ऋण, विवाह के लिए ऋण, ये सब ऋण दिए जाते हैं, त्योहार के लिए आदि। ऋण की सुविधा भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रेरणा होती है। क्लियर। अमौद्रिक प्रेरणा ये कौन सी हैं, ये इन पे अभी अपन ने चर्चा कर ली है, थोड़ी सी और कर लेते हैं। जो प्रेरणाएं मुद्रा या वित्त के अलावा अन्य प्रकार से दी जाती हैं उन्हें ही अमौद्रिक या अवित्तीय प्रेरणा कहेंगे। भय का अभाव, प्रशंसा, मान्यता, दक्ष नेतृत्व, रचनात्मक प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्थिति को महत्व, सहभागिता, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण, सुरक्षा, शीघ्र उन्नति के अवसर, मानवीय दृष्टिकोण, सद्भावना पूर्वक वातावरण, कार्य के प्रति गौरव, मधुर व्यवहार आदि बातें ही अमौद्रिक प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न ऐसा आता है, इनमें से कौन अमौद्रिक प्रेरणाओं के अंतर्गत आएगा? तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अंतर करना सीख जाएं कि क्या मौद्रिक हैं और क्या अमौद्रिक। क्या कैसे अंतर करेंगे भैया? एक आ गया रचनात्मक प्रवृत्ति, दिमाग लगाइए, मुद्रा से जुड़ा है, वित्तीय लाभ से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा तो अमौद्रिक है। व्यक्तिगत स्थिति को महत्व, किसी भी इंसान के व्यक्तिगत रूप को महत्व देना है। यानी कि जैसे मैंने देखा कि कोई इंसान है, किसी समाज से जुड़ा हुआ है, यानी मान लीजिए हमने देखा कि वह एक ऐसे समाज से जुड़ा हुआ है जो पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो उसको उस हिसाब से महत्व देना, सम्मान देना। क्या ये मौद्रिक से जुड़ा है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अमौद्रिक। अब इसको रटते मत फिरना भाई, कि रटते हुए फिरो। भय का अभाव, भय का अभाव, मान्यता, दक्ष, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों में अंतर करना सीख गए तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ में होते हैं। अमौद्रिक प्रेरणाओं के प्रकार। मानवीय दृष्टिकोण, यदि श्रमिकों व कर्मचारियों के प्रति मानवीय व्यवहार किया जाता है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है तथा कठिनाइयों में मदद की जाती है, तो वे मन लगाकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्लियर। पुरस्कार या दंड, अब इसको देखते हैं। जो कर्मचारी अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो वह पूर्ण क्षमता से और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। अनैतिक कार्य करने की दशा में दंड दिया जाना चाहिए ताकि गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्लियर। तो पुरस्कार और दंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नौकरी की सुरक्षा, कर्मचारी के लिए नौकरी की सुरक्षा वेतन तथा अन्य सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, नौकरी की सुरक्षा, जो भारत में एक ही जगह पर है, एक तरीके से सरकारी नौकरी पर। जिन संस्थानों में नौकरी की सुरक्षा हो वहां काम करने के लिए कर्मचारी प्रेरित होता है। जहां नौकरी खोने का भय हो वहां कार्य में मन नहीं लगता। हालांकि सरकारी के अलावा बहुत सारी ऐसी भी जगह है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर यदि आप एक बार अंदर हो जाते हैं तो आप फिर बाहर नहीं निकलते। बस आप कोई
कोई बड़ी गलती ना कर दें। छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, चलता रहता है, कोई बड़ी गलती ना कर दें, जैसे कि अपने बॉस से ही लड़ गए, अपने बॉस को ही आप लोगों ने सुधार दिया, मतलब इस प्रकार से कुछ आपने अगर अनुशासनहीनता नहीं बरती तो आप वहां से नहीं निकलते हैं, इसको याद रखिए। तो नौकरी की सुरक्षा के पीछे आदमी हर कहीं जाता है। प्रशंसा, किसी कर्मचारी के द्वारा यदि अच्छा कार्य किया जाता है या समय पर कार्य पूरा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। इससे वह और अधिक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा एवं गौरवान्वित महसूस होगा। चलिए, मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर। अब अपन ने इतना पढ़ लिया है, इनको अपन जल्दी देखते हैं क्योंकि अभी जो टॉपिक है ये बड़ा है आज, है ना। सबसे पहले आता है माप। इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, बिल्कुल इन्हें मुद्रा के रूप में हम नहीं मापते क्योंकि ये दिमागी वाली होती हैं, है ना, मनोदशा से इनका खेल है। संतुष्टि का स्तर, अगर देखा जाए, देखिए जो अंतर का आधार है वो मेरे लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है और जो एक तरीके से अंतर बताया गया है वो राइट हैंड में है और मिडिल में है। संतुष्टि का स्तर, ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं रोटी कपड़ा और मकान को संतुष्ट करेंगी। इनसे उच्च स्तरीय आवश्यकताएं सम्मान पद आदि को संतुष्ट होती है। अब देखिए, निम्न स्तरीय जो आवश्यकताएं हैं वहां पर रोटी कपड़ा और मकान को रखा है, जबकि उच्च स्तरीय ज्यादा है सम्मान पद आदि। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो दोस्तों कहीं से भी मिल जाता है, पर पद सम्मान हर कहीं से नहीं मिलता। उपयुक्तता, ये श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है, ये प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। मूर्त तथा अमूर्त, मौद्रिक अभिप्रेरणाओं को देखा जा सकता है, अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं को देखा नहीं जा सकता। मौद्रिक अभिप्रेरणाएं दिखेंगी, यानी जब आप किसी को पुरस्कार देंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं तो महसूस करने वाली चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। महसूस करना, एहसास टाइप, ऐसे शब्द इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में आंक रहे हैं, और इन्हें मुद्रा के रूप में थोड़ी ना आंक रहे हैं, ये तो सीधा दिमाग की मनोदशा को परिवर्तित कर देने का काम है। चलिए, ऋणात्मक अभिप्रेरण, ये क्या है। एडमिन फिलिप्पो का कहना है कि धनात्मक अभिप्रेरण की भांति ऋणात्मक अभिप्रेरण भी कर्मचारियों की इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किंतु इस विधि में भय दिखाकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसको याद रखिएगा, है तो अभिप्रेरण पर यह निगेटिव रूप में है। कैसे, ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, अच्छा तुम लेट आए हो, रुको तुम्हारी मेल डालता हूं। इस तरीके के जो अभिप्रेरण है यह ऋणात्मक अभिप्रेरण है। रुको, नहीं मानोगे, चलो अगर तुमने टारगेट नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये है तो ऋणात्मक लेकिन अभिप्रेरण का ही काम करते हैं। चलिए, ऋणात्मक अभिप्रेरण एक प्रकार की दंडात्मक विधि है। इसमें निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। वेतन में से कटौती कर देंगे, वेतन वृद्धि को रोक देंगे, नौकरी समाप्त कर देने की धमकी देंगे, पदावनति कर देते हैं, पदोन्नति पर रोक लगा देते हैं, चेतावनी देते हैं। ऋणात्मक अभिप्रेरण अमानवीय है, इसलिए इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। इनह्यूमन, कारण भी है, इसको कम भी होना चाहिए दोस्तों। इससे होता क्या है कि व्यक्ति दबाव में कार्य तो कर देता है पर कार्य वह रचनात्मक ढंग से नहीं करता। वो सिर्फ कार्य उसमें करेगा कि जितनी उसके लिए आवश्यकता है, कि भैया ठीक है इनका काम हटा दो, फालतू की ये हमारे लिए प्रेशर ना करें। उसमें रचनात्मकता नहीं आएगी, एक्स्ट्रा काम वो नहीं करेगा, उसमें अपनी कुछ वह एक्स्ट्रा, एक तरीके से देखा जाए तो जो उसकी खुद की प्रतिभा होगी वो लगाएगा ही नहीं, बस वो काम करने के लिए काम करेगा, है ना। चलिए, धनात्मक अभिप्रेरण और ऋणात्मक अभिप्रेरण में अंतर। सबसे पहले अंतर का आधार हम देखते हैं, प्रशंसा या भय। धनात्मक अभिप्रेरण में कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा की जाएगी, ऋणात्मक अभिप्रेरण में कार्य में दोष बता दिए जाएंगे, क्लियर, भय दिखाया जाएगा। प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वाधिक होगा, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ऋणात्मक का प्रयोग बहुत कम होता है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो दोस्तों ऋणात्मक का प्रयोग भी पर्याप्त होता है ना। परिणाम, धनात्मक अभिप्रेरण के फलस्वरूप आर्थिक लाभ सम्मान प्रशंसा आदि प्राप्त होंगे, इसमें भय और दंड मिल जाएगा, है ना। पद पर प्रभाव, इसमें पदोन्नति प्राप्त होगी, इसमें पदावनति भी हो सकती है, इसमें पदोन्नति भी हो जाती है वो दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन पदावनति तो होगी ही। मनोबल पर प्रभाव, इसमें कर्मचारियों का मनोबल उच्च होगा, इसमें मनोबल कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। कर्म मनोबल, काम तो कर देगा वो पर मन से करेगा नहीं, अगली बार में वो इसी उसमें रहेगा कि भाई मुझे ये काम ही नहीं दे, कोई दूसरे को मिल जाए, काम से भगने का प्रयास करेगा वो। कार्य क्षमता पर प्रभाव, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता को सुधारने के लिए कदम उठाए जाते हैं। स्थिरता, इसमें कर्मचारियों में स्थिरता बनी रहेगी, इसमें स्थिरता नहीं बनेगी। ज्यादा आप किसी को परेशान करोगे तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा। वांछित लक्ष्य की पूर्ति, जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो चला जाएगा, वो कहेगा हमने अपने घर में किसी की नहीं सुनी, तुम्हारी काहे सुने, निकल लेगा वो पहले ही। हालांकि घाटा उसी को होगा, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपने स्वाभिमान को तो बचा ले गया ना, यहाँ का घाटा सही है। और शायद वो अच्छा आदमी भी था, कार्य भी अच्छे से करता था,
भले वो उस काम को नहीं कर पा रहा हो लेकिन इसके अलावा दूसरे काम कर लेता था, तो ये चीज रहती है। और यदि उसको धनात्मक अभिप्रेरणा मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, बना भी रहेगा, कार्य भी करता रहेगा। वांछित लक्ष्य की पूर्ति, इसमें वांछित लक्ष्य पूर्ण होने का वातावरण तैयार होता है। इसमें वांछित लक्ष्य पूर्ण होने का वातावरण नहीं रह पाता है। क्लियर। श्रेष्ठ या सुदृढ़ अभिप्रेरण के आवश्यक तत्व, सबसे पहले उत्पादकता देखते हैं। अभिप्रेरण प्रणाली तब अच्छी मानी जाएगी जब उसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अधिक से अधिक कुशलता, उत्पादकता के लिए प्रेरित करने में सफलता प्राप्त हो सके। संस्थान तथा कर्मचारी दोनों का हित, अभिप्रेरण प्रणाली ऐसी हो जिससे संस्थान पर अनावश्यक भार ना पड़े और जो कर्मचारियों की दृष्टि में प्रेरणात्मक भी हो। कुशल संचालन, अभिप्रेरण प्रणाली का संचालन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जो संस्थान की कार्य प्रणाली से पूर्णतः परिचित हो, योग्य हो, अनुभवी हो, विवेकशील हो तथा कर्मचारी की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। मितव्ययी, अभिप्रेरण प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभिप्रेरण की योजनाओं से मिलने वाला लाभ की तुलना में खर्च कम रहे। क्लियर। मितव्ययी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर धन कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो जाए, लागत कम लगे और उत्पादकता ज़्यादा मिल जाए या उत्पादन हमको ज़्यादा मिल जाए, वो होता है मितव्ययी। मानवीय दृष्टिकोण, अभिप्रेरण पद्धति मानवीयता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। चलिए, नेतृत्व, तीसरे पे आते हैं अपन, नेतृत्व यानी लीडरशिप। इसके बाद एक और आएगा, वो होगा कौन सा, संप्रेषण। इसको देखते हैं। नेतृत्व एक प्रक्रिया तथा संपत्ति दोनों है। अब ये समझिए, अब प्रक्रिया तो समझ में आता है पर संपत्ति है, देखते हैं। नेतृत्व की प्रक्रिया बिना किसी दबाव के एक संगठित समूह के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित तथा निर्देशित करती है। समझिए, नेतृत्व की प्रक्रिया बिना किसी दबाव के एक संगठित समूह के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित और निर्देशित करती है, जिसका उद्देश्य सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। एक संपत्ति के रूप में, आप समझिए, एक संपत्ति के रूप में नेतृत्व उन व्यक्तियों की गुणों तथा विशेषताओं का समूह है जो ऐसा समझा जाता है कि वे इस प्रकार का प्रभाव सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं। यानी कि नेतृत्व, लीडरशिप एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से तो कार्य करती ही है, साथ साथ वह आपकी स्वयं की अपनी संपत्ति भी है। ये विशेषता यदि आपके अंदर में है, आप लोग देखिएगा, लीडर बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी में देख लें या आप जिस समाज में रहते हैं उसको देख लें, या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उठा लें जिनके साथ में भीड़ चलती है, उनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटियां होंगी। वही संपत्ति की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि वो आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं, पर किसी किसी में होती हैं। कुछ लोग इनको प्राप्त करते हैं, कभी कभार ये जन्मजात भी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, नेताजी का लड़का नेता ही बन रहा है ना। आपने देखा होगा, लीडरशिप उसके अंदर पहले से ही है। तो यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब इसको देखते हैं। नेतृत्व विद्यमान, नेतृत्व विद्यमान स्थिति में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने, उनका मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व की प्रकृति या विशेषताएं, परिस्थितियों पर निर्भरता। नेतृत्व की सफलता बहुत कुछ परिस्थिति और वातावरण पर निर्भर करती है। ये बात तो देखिए दोस्तों, फैक्ट है। परिस्थिति और वातावरण पर इसलिए निर्भर करती है कि मान लीजिए आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन परिस्थितियां इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि आप वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं, भारत के वजीर आजम हैं। जब हम देखा तो हमने कोरोना काल में मोदी जी भी एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन उतने ज़्यादा उस समय पर सफल नहीं हो सके। कुछ समय के बाद परिस्थितियां सही हो गई, लेकिन अगर देखा जाए कि परिस्थिति और वातावरण, तो इन पर बहुत हद तक नेतृत्व वाली जो क्षमता है वह एक तरीके से डिपेंड होती है। सामर्थ्य एवं खामियों का सही सही ज्ञान, नेता के स्वयं के विषय में कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सामर्थ्य और दुर्बलताओं का सही सही ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो नेता होगा, नेता से यहाँ मतलब दोस्तों एक तरीके से लीडर का है, याद रखिए, किसी विशेष नेताजी को ना ले लेना आप। क्लियर। नेता के स्वयं के विषय में कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सामर्थ्य और दुर्बलताओं का सही सही ज्ञान भी होना चाहिए। सतत प्रक्रिया, नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक व्यावसायिक उपक्रम अस्तित्व में रहता है तब तक नेतृत्व भी अस्तित्व में रहता है। क्लियर। नेतृत्व का महत्व, अभिप्रेरण का स्रोत,
नेतृत्व की जड़ें मानवीय संबंधों से जुड़ी हैं, अतः कुशल नेतृत्व ही मानवीय संबंधों का विकास कर सकता है। कुशल नेतृत्व के द्वारा व्यक्तियों व समूहों के उद्देश्य तथा प्रयत्नों में एकता बनाई जा सकती है। नेतृत्व अपने अनुयायियों को अच्छी प्रकार प्रेरित कर सकता है, मार्गदर्शन का कर सकता है तथा उनके गुणों का विकास कर सकता है। कर्मचारियों के लिए नेतृत्व अभिप्रेरण का स्रोत सिद्ध होता है, उन्हें अपनी दक्षता के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्राप्त होता है। सहयोग प्राप्ति का आधार, सहयोग प्राप्ति का आधार संगठन की सुदृढ़ता, संगठन की शक्ति व सामर्थ्य को बढ़ाने में जहां अन्य बातों का अपना महत्व है, वहां कुशल नेतृत्व का भी उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारत में रिलायंस ग्रुप की प्रगति इसका उदाहरण है, संगठन की सुदृढ़ता। अब आते हैं दोस्तों संप्रेषण पे। कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण को समझते हैं। संप्रेषण शब्द का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उगना या उठना, है ना, प्रादुर्भाव या एक तरीके से पैदा होना, यही होता है। संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण शब्द का प्रादुर्भाव लैटिन शब्द, कौन सा शब्द, लैटिन, कम्युनिस्ट से हुआ है, जिसका अर्थ है समान या कॉमन, जिसका अर्थ समान प्रकार की समझ बनाने से है। संप्रेषण को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा भाव, विचार, तथ्य, अनुभव, चारों को याद रखना, का आदान प्रदान होता है, जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के मध्य या आपस में आपसी समझ उत्पन्न करना है। यही होता है दोस्तों संप्रेषण। आज आप लोग संप्रेषण को सही अर्थ में समझ पाए होंगे। अब ये अच्छे से और समझेंगे। संप्रेषण की पहले तो विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहली ही विशेषता है चक्रीय प्रक्रिया के रूप में। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होता है। चक्रीय समझिएगा, इस तरीके से ये बना दिए चक्र, सुदर्शन चक्र बना दें। कितनी तीलियां होती हैं सुदर्शन चक्र में, बताइए? 24 तीलियां होती हैं। चलिए, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होता है। प्रत्येक संदेश पर प्रतिक्रिया होती है जो पुनः एक नए संदेश को जन्म देती है और यह क्रम चलता रहता है। जैसे ये हैं, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। इन्होंने कुछ जानकारी इसको दी, अपने विचार दिए, उन्हीं विचारों से एक नई जानकारी उसने अपने मन में बनाई, फिर उसने दिया। इस प्रकार से ये जो क्रिया है वह सतत चलती रहती है। क्लियर? आपसी समझ, एक एक पॉइंट को समझना। आपसी समझ से अभिप्राय यह है कि सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का भी भाव है, उसी अर्थ में सूचना प्राप्त करने वाला उसे समझ ले। यानी कि ये ए जो है व्यक्ति, इसने अपनी बात कही किसके बारे में, खलियान के बारे में, खलियान के बारे में। किससे कही, बी से कही। बी भी खलियान को ही दिमाग में रखकर समझ गया तो फिर संप्रेषण हो गया। लेकिन बी ने यदि खेत को समझा तो फिर ये गलत हो गया, यानी कि वह उस भाव से नहीं समझ रहा है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का भी भाव, उसी अर्थ में सूचना प्राप्त करने वाला भी समझ जाए, ए बी आपस में एक दूसरे को समझ लें, तो यही कम्युनिकेशन है। तीसरे पे आते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसकी प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। बिल्कुल, मान लो ए चाहता है कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण करना, तो वह स्वयं से थोड़ी ना करेगा। यदि वह स्वयं से करता है तो इसका मतलब है कि वह या तो चिंता कर रहा है या फिर चिंतन कर रहा है, या तो चिंता कर रहा है या चिंतन कर रहा है। तो जो चिंता है तो इसका मतलब कि वो परेशान है, और चिंता कर रहा है तो और यदि चिंतन कर रहा है तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। पर संप्रेषण में ये नहीं चलता। संप्रेषण में तो उसको बी चाहिए, तभी तो बात हो पाएगी। ये बात तो उसकी खुद की हो गई। क्लियर? सतत प्रक्रिया, संदेश वाहन लगातार चलने वाली या कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता। ए बी से बात करेगा, बी सी से करेगा, को सी ए से करने लगे, यही है। आप लोग अब संप्रेषण को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या है संप्रेषण? चलिए,
संप्रेषण प्रक्रिया के थोड़े तत्वों पर आते हैं। संप्रेषण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न तत्व हैं, जैसे स्रोत, कूट बनाना, संचारण, डिकोडिंग, माध्यम प्राप्तकर्ता, नॉइस तथा प्रतिपुष्टि सम्मिलित होते हैं। ये सब आते हैं दोस्तों, इनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉइस, माध्यम या प्राप्तकर्ता या मीडिएबल, है ना, ये सब आते हैं। मीडियम, माध्यम को क्या बोलेंगे, मीडियम, है ना। ये सब संप्रेषण के तत्व हैं, ये आते हैं, याद कर लीजिएगा इनको। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले है संदेश प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जो प्रेषक के द्वारा भेजे गए संप्रेषण संदेश को प्राप्त करेगा। पहली चीज हो गई, ये हो गया पहला। ये तत्व है संप्रेषण प्रक्रिया के। दूसरा, कूट संदेश। वह विचार, भाव, सुझाव, आदेश, सूचनाएं इत्यादि जिन्हें प्रेषित करना है या जो जा रही हैं, वही हो जाते हैं कूट और संदेश। ध्वनि कोलाहल। ध्वनि से तात्पर्य प्रभावी संप्रेषण में कुछ रुकावट अथवा बाधा के आने से है। यह बाधा प्रत्येक प्रेषक के कारण भी हो सकती है, संदेश अथवा संदेश प्राप्तकर्ता के कारण भी हो सकती है। यानी एक बात दूसरे बात तक हम बोल रहे हैं, उनमें किसी रुकावट का आ जाना दोनों तरफ से हो सकती है। अब आते हैं एन कोडिंग। एन कोडिंग यानी कूट बनाना। ये ऊपर अपन ने देखा ना, एन कोडिंग ये लिखा हुआ है, ये इसी की चर्चा चल रही है। एन कोडिंग यह वह प्रक्रिया है जो संदेश को जिसे भेजना है उसे संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करती है, जैसे शब्द, तस्वीरें, ग्राफ एवं आरेख चित्र, क्रिया अथवा व्यवहार इत्यादि। माध्यम से वे साधन अथवा माध्य हैं जिनके द्वारा एनकोडिंग संदेश को प्राप्तकर्ता भेजा जाता है। यह माध्यम एक लिखित रूप में प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत के द्वारा, दूरभाष, इंटरनेट आदि पर हो सकता है। यही एनकोडिंग कहलाता है। ये देखिए, इन्होंने एक चित्र बनाया हुआ है, प्रेषक संदेश भेजने वाला, ये हो गया संदेश भेजने वाला। इन्होंने संदेश दिया, यहां से देखते हैं कूट सूचना, मैसेज संदेश तक पहुंचा। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये माध्यम है, माध्यम है। अब ये माध्यम से के बाद फिर कहाँ पहुंचा, संदेश प्राप्तकर्ता के पास। और बीच में यहाँ पर एनकोडिंग हुई, यहाँ डिकोडिंग हुई, और यहाँ से ध्वनि हुआ, कोलाहल हुआ, फिर ये यहाँ से लौटा, प्रतिपुष्टि हुई, और फिर ये यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार का जो है वह चलता रहता है। क्लियर। ये जो चक्र है वह चलता रहता है। संप्रेषण के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको एक बार बना के देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। प्रेषक संदेश भेजने वाला, इन्होंने संदेश भेजा, वो किसके रूप में था, कूट सूचना या मैसेज के रूप में था। अब मैसेज के रूप में पहुंचने के बाद किसी ना किसी माध्यम से तो जाएगा, तो ये माध्यम हो गया। माध्यम के बाद यह संदेश प्राप्तकर्ता के पास में पहुंचा। अब बीच बीच में क्या क्या चीजें हुई, अब समझिएगा आप लोग। तो माध्यम, जब ये कूट मैसेज था तो यहाँ पर क्या हुआ, एनकोडिंग, है ना। अब जब ये यहाँ पर पहुंचा तो प्रतिपुष्टि हुआ। क्लियर। ध्वनि या कोलाहल के माध्यम से, या तो एनकोडिंग या ध्वनि के माध्यम से पहुंचा, फिर इसमें डिकोडिंग हुआ। समझ में आ गया। चलिए, संप्रेषण के मुख्य प्रकार तीन होते हैं। एक होगा मौखिक लिखित संप्रेषण, एक होगा औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण, एक होगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर और समतल संप्रेषण। क्लियर। तीन संप्रेषण हैं, मौखिक या लिखित हो गया, औपचारिक अनौपचारिक हो गया, नीचे की ओर, ऊपर की ओर या समतल संप्रेषण हो गया। सबसे पहले मौखिक और लिखित संप्रेषण में हम अंतर देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखें, लेफ्ट हैंड साइड में अंतर का आधार दिया गया है, ये अंतर का आधार है। ये अंतर है मौखिक संदेश वाहक और लिखित संदेश वाहक में। देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने आधार दिया है प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत संदेश को शब्दों के द्वारा बोलकर प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा बोलकर। मौखिक में बोलेंगे, लिखित में उनके लिखित रूप को प्रस्तुत किया जाएगा। भावी संदर्भ, इसके द्वारा अंतर्गत भावी संदर्भ के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं बचता, और इसके अंतर्गत भावी संदर्भ के लिए लिखित प्रमाण रखा जाता है। प्रतिक्रिया की जानकारी, इसमें प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत हो जाती है। इसमें प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत नहीं हो पाती है। गोपनीयता, इनमें संदेशों को गुप्त रखा जाएगा, बिल्कुल, इनमें गोपनीयता का अभाव होता है। क्लियर। औपचारिक संप्रेषण को देख लिया जाए, ये क्या होते हैं, इनसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसीलिए उसको अलग से दिया गया है। औपचारिक संप्रेषण देखते हैं, जब संदेश भेजने वाला, या कह सकते हैं मीनिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन,
जब संदेश भेजने वाले तथा संदेश पाने वाले के बीच औपचारिक संबंध हो तो संप्रेषण भी औपचारिक ढंग से होगा, लिखित रूप में ही किया जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी कार्यालय प्रबंध का अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध सदैव विलंब से कार्यालय आने के संबंध में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी देता है, तो ऐसी दशा में वह लिखित रूप से औपचारिक रीति से ऐसा पत्र भेजेगा। संबंधित कर्मचारी से ऐसे पत्र की प्राप्ति की रसीद संदेश वाहक पुस्तिका पेन बुक में ली जाएगी, अर्थात पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। आपने इसको पूरे वाले पैराग्राफ को अगर पढ़ा तो आपने देखा कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कार्य होगा। कोई व्यक्ति है, रोज लेट आता है, अब जो उसका ऊपर वाला अधीनस्थ व्यक्ति है या अधीनस्थ अधिकारी है वो चाहता है कि इस पर कार्रवाई हो ताकि यह जल्दी आ सके, तो सब काम लिखित तौर पर होगा। औपचारिक संप्रेषण के लाभ, पहले तो आपने औपचारिक संप्रेषण को समझा कि ये होता है, लाभ क्या होगा। पहला, संदेश पूर्व निश्चित समय पर अपने आप दिए जाने से सूचनाओं में क्रमबद्धता और निरंतरता बनी रहेगी। बिल्कुल, इससे विभिन्न पदों के बीच समन्वय सरल भी हो जाता है। संदेश के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है। बिल्कुल, उत्तरदायित्व क्योंकि मालूम पड़ गया भैया लिखित तौर पर है कि किसको क्या कार्य करना है ना। औपचारिक संप्रेषण के दोष और हानियां, अब दोष हानि को देखते हैं। पूर्व निश्चित मार्गों के कारण संदेश के सामान्य प्रकार में बाधा उत्पन्न होती है। संदेश लिखित होने के कारण यह विधि खर्चीली होती है। हाँ, ये तो है। विभिन्न स्तरों पर संदेश के विकृत होने की भी आशंका रहती है। इससे कार्यालयों में विलंब होता है, यानी लिखावट वाले कार्य हैं, जब वहां से लेटर आएगा तब कार्य करेंगे, तो इसमें विलंब भी होता है। यह है औपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण को देखते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण का अर्थ, जब संदेश भेजने वाले तथा पाने वाले व्यक्तियों के बीच संबंध अनौपचारिक अर्थात दोनों समान स्तर के अधिकारी हों तो उनके बीच किया जाने वाला संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। ऐसे संप्रेषण का लिखित होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, टाइपिस्ट किसी अधिकारी के निजी सहायक को कोई टाइप किया हुआ आलेख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करे और व्यस्तता के कारण वह निजी सहायक उसकी स्वीकृति केवल सिर हिलाकर या अन्य हाव भाव से करते हैं, तो यही अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे संप्रेषण शब्दों का उच्चारण किए बिना शारीरिक अंगों के हाव भाव से ही हो जाते हैं। ये होते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। इनका क्या लाभ है? इसमें विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव है। बिल्कुल, इसमें औपचारिक संबंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे संप्रेषण स्वतंत्रता पूर्वक प्रेषित किए जा सकते हैं। क्लियर? अनौपचारिक संप्रेषण के दोष और हानि, इस पर नियंत्रण रखना और इसके आधार पर निर्णय लेना कठिन होता है, क्योंकि लिखित तौर पर नहीं है ना। लिखित तौर पर जहां होगा तो वहां तो आप तुरंत ले लेंगे। अनौपचारिक संप्रेषण का स्रोत ढूंढना भी कठिन होता था या उत्तरदायित्व का निर्धारण भी कठिन होता है। इसमें विश्वसनीयता की सीमा निर्धारित करना कठिन हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए लिखित में हमने दिया तो हमें अब इतना यकीन है कि हाँ यार भाई अब ये अपना वाला काम हो जाएगा, पर यदि लिखित में नहीं दिया, सब बोलने बोलने में चल रहा है, तो विश्वास का काम है, हमें ये डर बना ही रहेगा, पता नहीं यार इस समय तक काम हो पाएगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज क्लियर। औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, अंतर का आधार आप लोगों ने इस तरफ देखा। स्थापना के आधार पर देखते हैं। इसकी स्थापना औपचारिक संगठनात्मक संबंधों में होगी, औपचारिक वाले की। अनौपचारिक का स्थापना सामाजिक संबंधों के द्वारा होती। याद रखिएगा, अनौपचारिक संप्रेषण कहाँ होंगे? जहां सामाजिक संबंध होंगे, और यहाँ संगठनात्मक संबंधों में होगी। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? संगठनात्मक है ना। माध्यम, यह प्रायः लिखित होगा, ये प्रायः मौखिक होंगे। स्रोत की पहचान, संदेश के स्रोत को पहचाना जा सकता है। संदेश किसके द्वारा भेजा गया है, यह जरूरी नहीं है कि संदेश को स्रोत को पहचाना जा सके। मार्ग, इसके अंतर्गत संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक निश्चित मार्ग से होकर जाता है। इसके अंतर्गत संदेश का मार्ग निश्चित नहीं होता। इसके अंतर्गत संदेश का जो मार्ग है वह निश्चित नहीं होता। निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं। निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। पहला क्या है? अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन की ऐसी विधि अपनानी चाहिए कि समुचित हित की पूर्ति में प्रत्येक अधीनस्थ का अधिकतम योगदान प्राप्त हो सके। निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। बिल्कुल न्यूनतम लागत तो जरूरी है दोस्तों। इसके लिए उपयुक्त तकनीकों, संप्रेषण प्रणाली तथा नेतृत्व के गुणों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तीसरा है उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उपक्रम के उद्देश्य तथा कर्मचारियों के उद्देश्य के बीच सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधक या प्रबंध को अपने अधीनस्थों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य निष्पादन की जरूरतों के बारे में संप्रेषण इस प्रकार हो कि उससे व्यक्ति विशेष, समूह तथा समूचे उपक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रभावी सहयोग प्राप्त हो सके। अर्थात नियोक्ता तथा कर्मचारियों के उद्देश्य में अधिकतम सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, तभी निर्देशन सर्वाधिक प्रभावकारी होगा। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वह समाप्त होती है। इस पर अपन ने एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो अपनी क्लास होगी वह होगी नियंत्रण पर। आप लोग नियंत्रण को, यदि आप लोगों के पास में किताबें हैं तो आप लोग उनको पढ़ लें। उन और पढ़ने से होता क्या है दोस्तों, यदि आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो फिर जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पुरानी क्लासें हैं दोस्तों उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए क्योंकि पूरा प्रबंधन का जो सार है वो उन्हीं में है। चलिए दोस्तों, तो आज की अपन अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि जो पीडीएफ है आपको वह टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।